जो दुनिया भर की लोक कथाओं में पाया जाता है। सफेद साड़ी में औरत, सुनसान सड़क, लिफ्ट मांगना, ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं रह जाती, ये एक सामूहिक कथा का हिस्सा बन जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि भले ही इसकी शुरुआत एक दिमागी वहम से हुई हो, लेकिन कहानी ने जो रूप लिया वो सदियों पुरानी कहानियों के ढांचे में ढल गया। बिल्कुल। अब देखिए घटना के बाद क्या होता है। जैसे ही वो औरत अंदर आती है, ट्रक का एसी और सारे मीटर काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, तकनीक का फेल होना इन कहानियों में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिखाता है कि जो शक्ति वहां मौजूद है वो सिर्फ इंसान पर ही नहीं बल्कि उसकी बनाई मशीनों पर भी हावी है। ये ड्राइवर को और भी अकेला और असहाय महसूस कराता है। एग्जैक्टली ये प्रकृति का तकनीक पर हावी होने जैसा है। और उस अकेलेपन को और गहरा करने के लिए ट्रक के रेडियो से सिर्फ एक ही लाइन बार बार आने लगती है। रुको मत, पीछे मत देखो। हाँ, पीछे मत देखो, ये एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक निर्देश है। ये तो कई कहानियों में सुना है। हाँ, इसका जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में नहीं बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर कई धार्मिक ग्रंथों तक में मिलता है। अच्छा। समाजशास्त्री मानते हैं कि ये नियम असल में समाज को अतीत में उलझने के बजाय भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करने का एक सांकेतिक तरीका है। लेकिन इस संदर्भ में ये ड्राइवर के लिए एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ये उसे आगे बढ़ने पर मजबूर तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उसके डर को और गहरा कर रहा है कि आखिर पीछे ऐसा क्या है जिसे देखने की मनाही है। और रमेश उस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और बस एक्सीलेटर दबाए रखा। वो बस उस जगह से दूर भागना चाहता था। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक अपने आप रुक गया। जब रमेश ने हिम्मत करके आंखें खोली तो बगल वाली सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। हाँ, सुबह जब दूसरे लोग वहां पहुंचे तो ट्रक को कोई नुकसान नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। लेकिन रमेश को क्या हुआ? वो अपनी आवाज खो चुका था। उस घटना के बाद वो कभी बोल नहीं पाया। आवाज का चला जाना, जिसे ट्रॉमा इंड्यूस्ड इफोनिया भी कहते हैं, एक ज्ञात मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ओके। लेकिन यहाँ इसका सांकेतिक महत्व ज्यादा है। ये इस बात का प्रतीक है कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, या शायद जिसे बयां करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। ये घटना उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ गई जिससे वो कभी मिटा नहीं सका। उसकी खामोशी ही उसकी कहानी का सबसे बड़ा सबूत बन गई। कहानी तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा विश्लेषण अब शुरू होता है। हमने मनोविज्ञान की बात की, लोक कथाओं के पैटर्न की बात की। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी सिंगरौली के ट्रक ड्राइवरों के बीच एक किंवदंती क्यों बन गई? इसका सामाजिक काम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन या डर के लिए नहीं होती। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य होता है, खासकर ऐसी जगहों पर। सिंगरौली का वो इलाका खदानों और भारी उद्योगों का केंद्र है। सड़कें खतरनाक हैं, रात में सुनसान होती हैं और लूटपाट का खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे में उस सड़क पर एक चुड़ैल है जो लिफ्ट मांगती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये सुरक्षा का एक अनौपचारिक नियम है। मतलब ये एक तरह का कोड है। हाँ, एक बहुत प्रभावी चेतावनी। रात में मत रुको, लुटेरे हो सकते हैं, कहने से ज्यादा असरदार है। रात में मत रुको एक अलौकिक शक्ति है जो तुम्हें मार डालेगी। डर तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमेशा ये कहानी ड्राइवरों को रात में किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए रुकने से रोकती है, चाहे वो कितना भी असहाय क्यों न दिखे। तो इस तरह एक भूत की कहानी असल में जिंदा लोगों को जिंदा रखने का काम कर रही है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे समाज अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए मिथकों और किंवदंतियों का निर्माण करता है। रमेश की व्यक्तिगत त्रासदी एक सामूहिक चेतावनी में बदल गई। आज भी वहां के ड्राइवर एक दूसरे को यही सलाह देते हैं, अगर उस सड़क पर रात 2 बजे कोई लिफ्ट मांगे तो रुकना मत, बस एक्सेलरेटर बढ़ा दो। और अंत में कहते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं होती। और कहानी को जिंदा रखने के लिए उसमें हमेशा एक तत्व जोड़ा जाता है जो उसे कभी खत्म नहीं होने देता। जैसा कि हमारे स्रोत में भी बताया गया है। हाँ, कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली रात उसी सड़क पर फिर वही औरत देखी गई। और ये अंतिम पंक्ति इस कहानी को एक अकेली घटना होने से निकालकर एक अनंत चक्र में बदल देती है। मतलब ये कि खतरा अभी टला नहीं है। वो उस सड़क का स्थायी हिस्सा है। रमेश का अनुभव कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस जगह की एक सच्चाई है जो बार बार खुद को दोहराती है, और यही उस किंवदंती को हमेशा के लिए ताजा रखती है। तो जब हम इस पूरी घटना को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अनुभव, सदियों पुराने लोक कथाओं के पैटर्न और एक समुदाय की सुरक्षा की जरूरत का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल।
ये कहानी हमें बताती है कि तर्क और विज्ञान के इस युग में भी हम कहानियों के जरिए ही दुनिया को समझते हैं, खासकर उन हिस्सों को जो हमारी समझ से परे हैं। सही कहा। ये कहानियां उन जगहों के नियम तय करती हैं जहां हमारे बनाए हुए नियम, हमारी तकनीक और हमारा तर्क सब खत्म हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां इंसान का नियंत्रण नहीं चलता। और अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और आधुनिक होती जा रही है, क्या ऐसी कहानियां खत्म हो जाएंगी या वे बस अपना रूप बदल लेंगी? हाँ, क्या कल की चुड़ैल आज की ग्लिच इन द मैट्रिक्स या एक अनजानी तकनीकी खराबी का रूप ले लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इंसानों के लिए डर और अनजाने की जरूरत शायद कभी खत्म नहीं होगी।